स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं से इंग्लिश की का जो प्रोज सेक्शन है उससे दूसरा जो आपका लेसन है भारत इज़ माई होम, वो लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। और भारत इज़ माई होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया भाषण का अंश है। भारत इज़ माई होम ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, बल्कि एक स्पीच है जो दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जो स्पीच डिलीवर किया था वो स्पीच हमको पढ़ना है। यहाँ भारत इज़ माई होम का शीर्षक इसको दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या खास था इस भाषण में जिसके लिए हमको ये पढ़ने के लिए मिला और 12th स्टैंडर्ड में मिला। तो एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि भाषण जो होता है वो भाषा का सबसे अच्छा प्रयोग होता है। भाषा के सबसे अच्छे प्रयोग को भाषण कहते हैं। और अगर कोई भाषण बहुत ही अच्छा होगा तभी संभव है कि उसको जगह दिया जाए। कहाँ जगह दिया जाए? तो आपके सिलेबस में जगह दिया जाए। और ऐसा ही हुआ है, इस भाषण को आपके सिलेबस में स्थान दिया गया है। अब हम जैसा कि हमेशा करते हैं, किसी भी लेसन को शुरू करते हैं तो उससे पहले जो हमारा काम होता है वो क्या होता है कि हम उस लेसन से रिलेटेड जो ऑथर होते हैं, हालांकि ये ऑथर नहीं है, ये स्पीच डिलीवर है, इन्होंने स्पीच डिलीवर किया है, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो भाषण है जो उन्होंने दिया था। तो फिर भी ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया भाषण है, स्पीच है, तो हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है। और जैसा कि पहले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम प्रोज सेक्शन को करें, सॉल्व करें, तो उस समय ये जरूरी है कि आप अपनी पुस्तक अपने पास लेकर के बैठें, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में। तो 8 फरवरी 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 3 मई 1969 को। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और आंध्र प्रदेश में पड़ता है हैदराबाद, ये आप जानते हैं। एक बहुत ही धनाढ्य, काफ़ी रिच फैमिली थी जो पठान फैमिली थी, मुस्लिम पठान फैमिली, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और कुछ दिनों के बाद इनके जो फादर थे वो आ गए उत्तर प्रदेश में रहने के लिए। और इनकी जो खासियत, इनकी काबिलियत की अगर चर्चा करें हम तो देखेंगे कि 23 वर्ष की अवस्था में, जब उनकी उम्र 23 वर्ष थी, तो जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत ही चर्चित यूनिवर्सिटी है, आप आज भी जानते हैं उसके बारे में। तो उसके जो फाउंडर मेंबर होते हैं, स्थापना दल के जो सदस्य होते हैं, उस फाउंडर मेंबर में इनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इनकी उपलब्धियों को और देखें तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे, यानी तीसरे राष्ट्रपति थे, 3rd प्रेसिडेंट थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारतवर्ष के ये। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात अगर करें तो ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और तीसरे क्या थे? तीसरे प्रेसिडेंट थे भारत के। अब पढ़ाई की बात की जाए इनकी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अर्थशास्त्र से पीएचडी किया था और जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से, बर्लिन यूनिवर्सिटी जो जर्मनी का है, वहाँ से इन्होंने किया था। जब जामिया मिलिया इस्लामिया के ये वाइस चांसलर रहे, उपकुलपति के पद पर रहे हैं ये। और फाउंडर मेंबर तो ये थे ही, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इन्होंने 1920 सन 1920 में इन्होंने जो स्थापना हुई थी जामिया मिलिया इस्लामिया की, उसमें इन्होंने योगदान दिया था। तो यह भी आपके लिए ज़रूरी है कि ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1920 व्हेन वाज फाउंडेड, तो 1920 था। और जो इंडिया जब स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत में ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज भी काफ़ी चर्चित है। तो वहाँ के वाइस चांसलर ये बने थे फ्री इंडिया में। ठीक है। जब भारत फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया उसके बाद। और इन्होंने वहाँ शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो शिक्षा के प्रति इनका जो समर्पण था वो काफ़ी था। और इसका पुरस्कार भी इनको मिला। आप समझ सकते हैं 23 वर्ष की अवस्था में किसी भी विश्वविद्यालय का उपकुलपति होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये इनके शिक्षा का ही देन था।
और उसके बाद हम बात करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सिलेबस में हमको इसको पढ़ना है, इसलिए ये भी जान लीजिए कि सन 1957 से 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ बिहार रहे हैं 1957 से 1962 तक, और 1962 से ये जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं 1962 से। इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1963 में, और फिर ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। कब से कब तक? 13 मई 1967 से 3 मई 1969, यानी 13th of May 1967 to 3rd of May 1969। और 3rd of May को क्यों छूट गया? क्योंकि 3rd of May 1969 को इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए अपने राष्ट्रपति का जो शासनकाल था पूरा, जो इनका कार्य अवधि थी, इसको ये पूरी तरह नहीं चला पाए, बीच में ही इन्होंने देह त्याग दिया। तो आज हम इनके द्वारा दिए गए उस भाषण को पढ़ने जा रहे हैं जो इन्होंने कब दिया था? 13 मई 1967 को, यानी 1967 में इन्होंने जो स्पीच दिया था वो आज हम पढ़ेंगे। एक एक पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। आप अपनी पुस्तक पर ध्यान दें। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है बुक में आपको इस चीज़ को रख पाना, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको दिखाई दे। तो देखिए क्या है, I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। ठीक है, पहले पैराग्राफ में कहते हैं I must confess that, मैं ज़रूर मानता हूँ कि I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। लोगों ने जो मुझे भारतवर्ष के सबसे ऊंचे पद के लिए चुना है और चुन करके जो मुझ पर विश्वास जताया है, इससे मैं ओवरब्लेम्ड हूँ, मैं अति प्रसन्न हूँ या बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ कि लोगों ने मुझे पर विश्वास जताया और मुझे इस पद के योग्य बनाया, इस पद पर लाकर बैठाया जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा पद है, हाईएस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहाँ का यानी कि मुझे जो राष्ट्रपति बनाया है लोगों ने, जो मुझ पर विश्वास जताया है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी महसूस कर रहा हूँ। अब दूसरे में देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency in a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। उनसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनके विषय में ये कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासनकाल में बौद्धिक समृद्धि और विद्वता और अनुभव ज्ञान जो लेकर आए, जो रेयरली बहुत ही दुर्लभ है पाया जाना, ऐसा बहुत ही दुर्लभतम पाया जाता है, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डेवलपमेंट टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य की खोज के वो साधक रहे हैं। ये एक परंपरा भी होती है कि जब आप किसी पद पर आसीन होते हैं तो आप प्रयास करते हैं क्या कि आप उन पद पर जो व्यक्ति पहले से बैठा हुआ हो उसका महिमा मंडन करें। और डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति जो स्वयं ही एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, तो उनके विषय में ये कह रहे हैं। तो एक तो ये परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और दूसरा जो इनकी बौद्धिक क्षमता है उसको भी ये दर्शा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि किसी के भाषण को आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है तो यहाँ आप भाषण की परंपरा भी देखेंगे और उनके जो कौशल है, भाषा कौशल है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये तारीफ कर रहे हैं उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके विषय में कहते हैं कि वो समृद्धि और विद्वता, उनका जो अनुभव ज्ञान लेकर के जो वो आए थे वो रेयरली पाया जाता है, यानी बहुत ही दुर्लभतम है वैसा पाया जाना। उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य और ज्ञान के खोज में लगा दिया, पूरे जीवन वो उसी की साधना करते रहे, सत्य और ज्ञान का खोज करते रहे। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought।
कहते हैं कि उन्होंने शायद औरों से कहीं ज़्यादा भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अन्य लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा और कहीं बेहतर जो भारतीय दार्शनिक विचार है, जो भारतीय दार्शनिक सोच है, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम किया। एंड डाई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और सच्चे आध्यात्मिक मूल्य को एकता में मिलाते मिलाते पिरोते पिरोते, यानी उन्होंने प्रयास किया अपने संपूर्ण जीवन काल में कि आध्यात्मिक मूल्य जो है उसको यूनाइट किया जाए, एक किया जाए, और इसी प्रयास को करते करते वो अंत में मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन। कहते हैं कि ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन। उन्होंने मानवता के स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने जो मानवता की विचारधारा थी उसका परित्याग कभी नहीं किया। एंड हिमसेल्फ हैज नेवर किस्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। ये बात वो किसके विषय में कह रहे हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन के विषय में कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी मानवता के सिद्धांत को नहीं छोड़ा और उन्होंने खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ दिया। उन्होंने मनुष्य की गरिमा और उसके न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी और उसका पक्ष लिया। तो यह किसके विषय में था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में। कौन कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। अब थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, कहते हैं आई कैन ओनली एश्योर यू दैट, मैं आपको सिर्फ इतना भरोसा दिला सकता हूं कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, कि मैं इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं, मैंने प्रवेश किया है तो पूरी तरह विनम्रता और समर्पण की भावना के साथ इस कार्यालय में प्रवेश किया है। मैं जिस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूं तो वो टोटल डेडिकेशन के साथ, पूरी समर्पण की भावना के साथ और बड़ी ही विनम्रता के साथ इस पद को मैं स्वीकार कर रहा हूं। आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के निष्ठा के प्रति शपथ ली है। मैंने शपथ लिया है कि मैं सदैव ईमानदार बना रहूंगा। किस चीज का? भारतीय संविधान का। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। कहते हैं कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। ये दूसरे राष्ट्र के बनस्पत यानी दूसरे राज्य की तुलना में ये हमारा जो स्टेट है ये औरों के बनस्पत नए गणराज्य का संविधान है। यानी दूसरे राज्य के संविधान की तुलना में हमारा संविधान जो है ये नया है। which its free citizens have for the first time in history given to themselves, जो उनके स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार दिया गया है। यह संविधान जो है भारतवर्ष के स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार सौंपा गया है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यह नया राज्य है प्राचीन लोगों का, यह पुराने लोगों का नया राज्य है। who thought a long millennia and thought of compression of diverse ethic elements have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way, जो विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से लंबी सदियों से होते हुए अपने अपने अनोखे अंदाज में कहीं मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया है। कहते हैं कि यह पुराने लोगों का नया संविधान है। पुराने लोगों का अर्थात हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृतियों में से एक है। लेकिन यह संविधान जो है यह नया है, बिल्कुल नया है, ये वो कहना चाह रहे हैं। और यह जो है विभिन्न जातियों से मिल करके सबके सहयोग से
सदियों सदियों से, एक लंबे समय से जो उन्होंने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत किया है, उसके परिणाम स्वरूप यह सफल हुआ है। आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। मैं खुद में शपथ लेता हूं कि मैं उन मूल्यों की सेवा करूंगा। फॉर थॉट सम कॉन्सर्ट realizations of a value may become inadequate with the change of circumstance। कहते हैं कि यह संभव है यद्यपि किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियां परिस्थितियों के बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाएं। हालांकि मैं शपथ लेता हूं कि मैं इन मूल्यों की रक्षा करूंगा जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं, लेकिन हो सकता है कि परिस्थितियों के कारण कुछ मूल्यों में बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। द वैल्यूज रिमेन्स एटर्नली वैलिड, द प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर्स रियलाइजेशंस। मूल्य जो होते हैं वो हमेशा के लिए वैध होते हैं, यानी मान्य होते हैं, और नए एवं ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनाते हैं। द पास्ट is not dead and static। कहते हैं कि जो अतीत है वह कभी मरता नहीं है, मरा नहीं है। इतिहास मरा नहीं है और न ही स्टैटिक यानी गतिहीन हो गया है, न ही उसकी गति जो है वह कुंद पड़ी है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। हमारा अतीत जीवित है और गतिशील भी है, यानी आगे भी बढ़ रहा है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। और यह हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। कहते हैं कि हम ये ना माने कि अतीत जो है वह समाप्त हो चुका है, मर चुका है, वह गतिहीन हो चुका है, बल्कि यह माने कि अतीत जो है वह आज भी जीवित है, हमारा इतिहास आज भी जीवित है और गतिशील है, और हमारा जो वर्तमान है वह हमारे अतीत पर ही निर्भर करता है। हमारे वर्तमान की जो गुणवत्ता है, जो हमारे वर्तमान का गुण है, वह बीते हुए कल की जो विषय वस्तु है, जो गुण है, उसी पर निर्भर करता है, और उसी इतिहास की वजह से हमारे भविष्य की संभावनाएं जो है वह भी प्रबल होती है। अर्थात इतिहास का प्रभाव वर्तमान और भविष्य पर निश्चित रूप से पड़ता है। अब चौथे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कहते हैं इसका लगातार जो नवीकरण होता है, यानी इसको लगातार जो नया करने की प्रक्रिया है, नवीकरण यानी रिमॉडल करना होता है। आपका स्मार्टफोन बीच बीच में अपडेट मांगता है, आप उसको रिमॉडल करते हैं, तो ये इंटरनल है। एक्सटर्नल भी समय के साथ आपका जो ऐसे मकान बना, वो सड़क उस समय गहरा था इसलिए मकान की ऊंचाई ज़्यादा थी, सड़क पे मिट्टी पड़ गया, सड़क ऊंचा हो गया, मकान नीचे हो गया, आप क्या करते हैं, आप मकान को ऊपर उठाते हैं। तो कहते हैं इसका लगातार नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है। अपडेट होना चाहिए, नवीकरण होते रहना चाहिए। तो ये क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। यह शिक्षा का सरोकार है, यह शिक्षा का सरोकार है, यानी शिक्षा का यह प्रभाव है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूं, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इस नित्य नवीकरण का अनुष्ठान करना, एंड आई मे बी फॉर गिवन द परसेप्शन, और शायद मुझे माफ कर दिया जाए अगर मैं गलत हूं, अगर मेरे परसेप्शन, मेरी अवधारणा गलत है तो मुझे माफ कर दिया जाए, लेकिन जैसा मैं महसूस करता हूं, दैट माई चॉइस ऑफ दिस हाई ऑफिस हैज मेनली इफ नॉट entirely been made of account of my long association with the education of my people। कहते हैं कि जैसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम मुख्य रूप से अपने लोगों के साथ शिक्षा के लिए लंबे समय से जुड़े रहने की वजह से ही मेरा चयन इस उच्च पद पर किया गया है। वो कहते हैं कि मेरा चयन इस उच्च पद पर किया गया है, निसंदेह मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि मेरा लंबे समय तक अपने लोगों के साथ
शिक्षा के प्रति जुड़ाव रहा है और मेरे इस पद पर चयन के पीछे कहीं न कहीं मेरी शिक्षा का योगदान है। आई मेंटेन दैट, मेरा मानना है कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। किसी भी राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो शिक्षा है वह सबसे प्रारंभिक जरिया है, प्रारंभिक हथियार है। शिक्षा के जरिए ही किसी राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेशन इज inescapably involved in the quality of the nation। और निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र की गुणवत्ता को दर्शाता है तो उस राष्ट्र की शिक्षा ही दर्शाता है। शिक्षा व्यवस्था ही उस राष्ट्र की गुणवत्ता का आधार है। निश्चित रूप से शिक्षा के आधार पर ही राष्ट्र की गुणवत्ता, उस राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं उनकी शिक्षा के आधार पर ही राष्ट्र की गुणवत्ता को परखा जाता है। अब हम 5वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। I therefore pledged myself to the loyalty of our past culture। इसलिए मैं शपथ लेता हूं किस चीज के लिए? अपनी जो हमारी जो पुरानी तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, उसके प्रति वफादार रहूंगा, ऐसा मैं शपथ लेता हूं। From wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। चाहे वह सभ्यता कहीं से आई हो और उस सभ्यता के प्रति किसी का भी योगदान हो, चाहे किसी ने भी उस सभ्यता के प्रति अपना योगदान दिया हो, चाहे वह कहीं से आई हो, लेकिन जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी पौराणिक सभ्यता है, मैं उसके प्रति सदैव वफादार रहूंगा, ऐसा मैं शपथ लेता हूं। और उसके बाद कहते हैं आई प्लीज्ड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। उससे पहले कहते हैं आई प्लीज्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। मैं अपनी शपथ लेता हूं कि मैं देश के प्रति, मैं देश की संस्कृति के प्रति और सेवा भाव के साथ जुड़ा रहूंगा। आई प्लीज्ड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं शपथ लेता हूं अपने देश के प्रति वफादार रहूंगा, मैं अपनी वफादारी देश को गिरवी देता हूं। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, भाषा और धर्म की परवाह किए बगैर, अर्थात मैं वफादार रहूंगा, न मैं भाषा की परवाह करूंगा, न मैं धर्म की परवाह करूंगा, बल्कि अपने राष्ट्र की परवाह सिर्फ और सिर्फ करूंगा। I pledged myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color और creed। मैं शपथ लेता हूँ कि बिना किसी प्रकार के भेदभाव के, चाहे वो नस्ल का हो, पंथ का हो, रंग का हो, भाषा का हो, मैं किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करूंगा। केवल और केवल भारत की भलाई के लिए, इसके सशक्तिकरण के लिए, इसकी मजबूती के लिए, इसके प्रगति के लिए काम करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। कहते हैं यह संपूर्ण भारतवर्ष मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इसी सेंटेंस से इसका शीर्षक चुना गया है, भारत इज माई होम। द होल ऑफ भारत इज माई होम, यह संपूर्ण भारतवर्ष मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और उसके जो लोग हैं वो सारे लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, और लोगों ने कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए मुझे अपने परिवार का मुखिया चुना है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor to seek to make this home strong and beautiful। इसलिए यह मेरा अथक प्रयास होगा कि मैं इस घर को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए संघर्षरत रहूं। I really hope for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। कहते हैं कि मैं प्रयास करूंगा कि महान लोगों की मूल्यवान आशा, न्याय संगत समृद्धि और सुखद जीवन बनाने के मोहक कार्य में लीन रहूंगा।
यानी वो कहते हैं कि मेरा यह प्रयास होगा कि इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को एक न्याय संगत, समृद्ध और सुखद जीवन में प्रदान करवा सकूं। ऐसा मेरा प्रयास होगा, क्योंकि लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है इसलिए। अब हम छठे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। कहते हैं द फैमिली इज बिग एंड इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकॉन्वेंशनली फास्ट पेस। यह परिवार बहुत बड़ा है और बहुत ही असुविधाजनक तरीके से इसके बढ़ने की भी रफ्तार है। यानी यह परिवार बहुत बड़ा तो है ही और बहुत तेजी के साथ यह परिवार बढ़ भी रहा है। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. सख्ती से हम में से हर कोई को अपनी अपनी तरह से इसमें अपनी भागीदारी को निभाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा और इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी ओर से। क्यों? इसके जीवन को संवारने के लिए, इस परिवार को खूबसूरत बनाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने के लिए हम सभी को योगदान इसमें देना होगा अपनी अपनी तरीके से। For she says the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch. बड़े से बड़े काम के लिए जो हमारे राह में पड़े हुए हैं, बड़े से बड़े काम के लिए जो हमारे राह में इतना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि वह हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहे। कोई भी व्यक्ति हाथ पर हाथ रख कर के बैठा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि यह देश जो है यह मांग करता है, यह परिवार जो है काम की मांग करता है, बड़े से बड़े काम की मांग करता है। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर निराशा को हमारे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने योगदान नहीं देता है, बड़े से बड़े काम के लिए तैयार नहीं रहता है, तो निराशा के भाव जो है वह सामान्य रूप से फैल जाएंगे। हम निराशा को हमारे देश में आम नहीं होने दे सकते, यानी लोगों के मन में निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होने दे सकते। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क। कहते हैं कि सिचुएशन डिमांड्स अस वर्क एंड मोर वर्क। जो हालात हैं वो हमसे काम की मांग कर रहे हैं, काम और बहुत सारे काम। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, खामोशी और ईमानदारी से काम करने की मांग कर रहे हैं। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल। पूरे तथ्य तथा हमारे लोगों को के सांस्कृतिक जीवन का मजबूत और नित्य निर्माण करें। इसलिए हमें काम की तरफ जाना होगा, हमें काम करना होगा, क्योंकि ये मांग है समय की, हालात की ये मांग है कि अगर सांस्कृतिक जीवन को मजबूत बनाना है, उसका प्रतिदिन निर्माण करना है, तो हमें काम करना होगा। अब 7वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जैसा कि मुझे लग रहा है कि इस काम के दो पहलू हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं, यानी 2 प्रकार हैं। वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। पहला कि तुम अपने लिए काम करो और दूसरा अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करो। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों काम आपस में जो हैं लाभदायक। द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। कहते हैं खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की राह में अनुशासन के साथ आत्मारोपी को साथ देना है। कहते हैं कि खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जो है वह नैतिक विकास के लिए भी आवश्यक है। ये साथ देगा किस चीज़ में? अनुशासन का साथ देगा, नैतिक विकास का साथ देगा। विच अलोन कैन रेंडर दैट द डेवलपमेंट पॉसिबल। जो अकेले उस विकास को संभव बनाने में साथ देगा। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। और इसका अंतिम परिणाम साफ सुथरा नैतिक व्यक्तित्व है। कहते हैं वी कैन निग्लेक्ट दैट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल।
हम इस समय परिणाम को अपनी जिम्मेदारी पर नज़रअंदाज कर सकते हैं। हम परिणाम की चिंता अभी ना करें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी इन विच इट इज़ privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। ये अंतिम परिणाम तक अपने आप में जीवित नहीं रह सकता। समाज को समीप लाने के लिए खुद में खोजने और अभ्यास करने की कोशिश नहीं की जा सकती। जो एक अच्छा है, एक न्याय संगत है, एक जीवन के सुंदर आचरण से गौरवान्वित हो। कहते हैं कि आज इसके परिणाम को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं अपनी जिम्मेवारी पर, लेकिन परिणाम जब तक अपने आप में जीवित नहीं रह सकता तब तक समाज को समीप लाने के लिए खुद में खोजने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है और एक अच्छा, एक न्याय संगत, एक सुंदर जीवन आचरण से गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। दिस इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो टू द फुल perfection without a corresponding advance of the collective social existence। कहते हैं कि सामाजिक विद्यमानता के उन्नति के अनुरूपता के बगैर एक व्यक्ति प्रवीणता तक नहीं पहुंच सकता। कहते हैं कि जब तक समाज उन्नत नहीं होगा तब तक एक व्यक्ति उन्नत नहीं हो सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि सामूहिक रूप से सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाए। लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। चलो हम लोग पूरे मन से लग जाएं इस काम के दोनों पहलू, व्यक्तिगत और सामाजिक, दोनों को हल करने में हम पूरी ईमानदारी के साथ लग जाएं। अब 8वें पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं। कहते हैं द ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेसिफिक फ्लेवर। ये दोहरा प्रयास हमारे देश के अस्तित्व में एक विशेष प्रकार का फ्लेवर यानी खुशबू, एक सुगंध फैलाएगा। और द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। एक देश हमारे लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होगा बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होगा। कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र, जो हमारा राष्ट्र है, यह सिर्फ हमारे लिए शक्ति का संगठन नहीं होगा बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी। कहते हैं कि यह देश की विरासत और मनोदशा का एक भाग है, एक हिस्सा है हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नायक महात्मा गांधी की ओर से। That power should be used only for moral purpose। इस शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for। बल की शांति यही है कि हम लोग अपने आप में क्या करने का निश्चय करेंगे। अब इस पैराग्राफ में वो कहते हैं कि जब हम मिलकर काम करेंगे, अपने विकास के लिए भी और समाज के विकास के लिए भी काम करेंगे, तो यह क्या होगा कि हमारे देश में चारों ओर नैतिकता की एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू फैल जाएगी। कहते हैं कि हम ये मान कर ना चलें कि कोई राष्ट्र सिर्फ शक्ति का संगठन है बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होगा। महात्मा गांधी के उस मुक्ति आंदोलन को याद करते हुए कहते हैं कि यह उस मनोदशा का, उस सोच का, उस विचारधारा का एक भाग है और हमें शक्ति का प्रयोग नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना चाहिए। बल की शांति यही है कि हम लोग अपने आप में क्या करने का निश्चय करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप में क्या करने का निश्चय करते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपसे कहा था कि ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक भाषण जो आप अभी पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या कहा गया है, या आप अगर गौर करें तो निश्चित रूप से आपका बौद्धिक विकास होगा। जो आवश्यकताएं उस समय थी वही आवश्यकताएं आज भी हमारे सामने हैं। जो 1967 में थी वही आवश्यकताएं आज भी हमारे सामने हैं। आज भी आवश्यकता है राजनेताओं के लिए कि वो जो पद की गरिमा है उसको बनाए रखें, उसके प्रति वफादार हों।
और आज भी आवश्यकता है एज अ सिटीजन हमारा कि हम उस दोनों पहलू पर काम करें, वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी। सोशल वर्क और इंडिविजुअल वर्क दोनों आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एजुकेशन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी किसी राष्ट्र की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए शिक्षा व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। किसी राष्ट्र की गुणवत्ता उसकी शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। जो तब करती थी वही आज भी करती है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से भी उनके द्वारा कही गई 1967 की बात आज भी उतनी ही वास्तविक है, आज भी उतना ही प्रयोग किया जाने योग्य है और आज भी उसका फायदा उतना ही मिलेगा जितना उस समय मिलना चाहिए था। कहीं न कहीं उस समय से आज की स्थिति अधिक दयनीय हो गई है। तो इसलिए आज और अधिक आवश्यकता है कि हम डॉक्टर हुसैन के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने जीवन में उतार लें। और अगर हम उनके द्वारा कहे गए इन शब्दों को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से इसका परिणाम जो होगा वो बहुत ही चमत्कारिक होगा। और जो कल्पना हम करते हैं, जो सपने हम देखते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का, विश्व का नेतृत्व करने का, वो तभी संभव हो पाएगा जब हम इनकी बातों को ध्यान दें। अब हम 9th पैराग्राफ की तरफ आए, लेकिन इससे पहले मैं आपको कह दूं कि पिछला वीडियो जो हमने बनाया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे और उसके जो मीनिंग थे वो टेलीग्राम के माध्यम से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको उपलब्ध करा दिया गया है। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम के माध्यम से ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि उनको वर्ड मीनिंग उपलब्ध करा दिया जाए। और इस लेसन का वर्ड मीनिंग भी वीडियो आने के 24 घंटे के अंदर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से। अब जो बच्चे यहाँ तक वीडियो नहीं देख रहे होंगे, जो बीच में चले गए होंगे, उनको निश्चित रूप से ये बातें समझ में नहीं आएगी। अब 9th पैराग्राफ में हम आते हैं। I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यकता अनुसार ऊर्जा लेकर सामने आएंगे। कहते हैं कि मुझे अपने परिवार के सदस्यों अर्थात अपने देशवासियों पर पूरा विश्वास है कि वो क्या करेंगे, तो वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस दोहरे कार्य के लिए, दोहरा कार्य यानी पहला कार्य क्या, अपने विकास के लिए, और दूसरा कार्य क्या, सामाजिक विकास के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ वो निकल करके आएंगे। और फिर कहते हैं इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एनचैंटिंग इंटरप्राइज। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस जोखिम भरे काम में अपने हिस्से का योगदान करूंगा। यानी मैं भी संकल्पित हूं इस चीज़ के लिए कि जब हमारे देश के लोग, हमारे परिवार के लोग एक साथ मिलकर के अपने विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्तिगत विकास पर और सामाजिक विकास पर जोर देंगे, दोनों के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऊर्जा लगाएंगे, तो उसमें मेरा भी योगदान होगा और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा लेसन था भारत इज माई होम, ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया है कि बेहतर तरीके से आपको बताऊं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन इससे पहले एक बात मैं और कह दूं कि सन 2020 ऑनलाइन एजुकेशन का ही समय है, इसलिए उबे नहीं और इस पद्धति को परिवर्तन संसार का नियम है और आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। ऐसा आपने पहली बार नहीं सुना है, ये बहुत बार सुन चुके हैं। तो आज आवश्यकता है कि हम आविष्कार को स्वीकार करें। हालांकि हमारी रफ्तार इतनी तेज थी कि हमने आविष्कार करना शुरू कर दिया था और आविष्कार को देखकर आवश्यकताओं का जन्म हो रहा था, लेकिन आज फिर आवश्यकता है कि हम इस आविष्कार को स्वीकार करें जो पहले से विद्यमान है, पहले से मौजूद है। अगर हम इसको स्वीकार करते हैं तो संभव है कि आने वाले समय में हम विश्व के उन्नत राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे।
आज इस परिवर्तन को स्वीकार करने का समय है, इसलिए इस ऑनलाइन एजुकेशन को आप स्वीकार करें। और किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर होती है तो उसके लिए आपके पास हमारा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके भी आप वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।